आ चुके हैं, विनोद जी आ चुके हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। और एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने कहा था हमें ऐसी ग्लैंड्स पढ़नी है जो कि हमारे बॉडी में क्या रिलीज करती हैं, जो हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज करती हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में क्या बनाती हो? हार्मोन्स बनाती हो, हार्मोन बनाती हो। और हार्मोन बनाने वाली कितनी होती है? तो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, हमारे बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? जितना पढ़ाई जा रही हूँ बता देना, साउंड वगैरह सब ठीक है। तो हमारे बॉडी में टोटल होती है 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसमें से फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी हमने? सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ ली थी, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि ही कहते हैं। ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या रिलीज करती है? तो मैंने बताया था 2 टाइप के हार्मोन, एक थायराइड हार्मोन्स, दूसरी तरफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कैल्सिटोनिन ने क्या किया था? अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, किसी हड्डी के पास कम है, तो कैल्सिटोनिन उस एक्सेस कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने के आने का काम करता है। ये सारी हमने बात पढ़ ली थी। थायराइड ग्लैंड गले में होती है। उसके बाद मैंने सारे हार्मोन्स बता दिए थे। इन हार्मोन के कम और ज्यादा बनने से क्या हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। चलो अब लिखेंगे 2 नंबर पे पैराथायरॉइड ग्लैंड। लिखिएगा जरा 2 नंबर पे पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड को हिंदी में भी पैराथायरॉइड के नाम से ही जानते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा कोई है तो उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड के नाम से ही जाना जाएगा। पैराथायरॉइड ग्रंथि। बच्चा पैराथायरॉइड, थायराइड के पैरों में होती है। कैसे? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि थायराइड कुछ ऐसी सी दिखती है आपको, एच आकार की, एच के आकार की। तो इस थायराइड ग्लैंड के पैरों में इस तरीके से 4 पैराथायरॉइड होती है। पहली बात, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले थायराइड ग्लैंड कहां होती है, तो मैंने कहा था गले या गर्दन में। पैराथायरॉइड कहां होती है? तो ये भी गले और गर्दन में ही होती है। और थायराइड के किनारों पर 4 पैराथायरॉइड होती है। थायराइड ग्लैंड के ही 4 किनारों के ऊपर 4 पैराथायरॉइड। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि कितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, तो आप क्या बताएंगे? देयर आर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में कुल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। अब ये क्या करते हैं? ये चारों मिलकर एक हार्मोन बनाती हैं, जिस हार्मोन का नाम होता है पीटीएच हार्मोन। पैराथायरॉइड से निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है पीटीएच। पीटीएच का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। लिखिएगा, इसका नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन्स। और इन्हीं हार्मोन्स का एक दूसरा नाम क्या होता है? आप इन्हें या तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स बोलो या इनको कहा जाता है कॉलिप्स हार्मोन। तो अक्सर एग्जाम में जब भी आता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है, तो वहां पर लिखा हुआ होगा कॉलिप्स हार्मोन्स। कॉलिप्स एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी होती है? 4। थायराइड के पैरों में होती है 4 पैराथायरॉइड। चारों मिलकर कौन किस टाइप के हार्मोन? पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सा? पैराथायरॉइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन। और पीटीएच हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या होता है? आप बताएंगे बच्चा। इसी का दूसरा नाम होता है आपका कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन, राइट? समझ जाओगे। अब बच्चा क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इस हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन के जस्ट अपोजिट काम करता है। कैल्सिटोनिन ने जो काम किया था उसका जस्ट उल्टा काम करता है। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कैल्सिटोनिन ने क्या काम किया था। कौन बच्चा है जो मुझे तुरंत क्लास में कमेंट करके ये बताने वाला है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? मैंने कहा था कि यहां पर इस तरीके से एक हड्डी है और यहां पर आपका खून है, और इस खून के अंदर कैल्शियम थोड़ा बहुत ज्यादा है, और इस हड्डी के पास कैल्शियम की क्या है? कमी है। खून के अंदर कैल्शियम क्या है? ज्यादा है, हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा और वो इस एक्सेस कैल्शियम को जो आपके खून के अंदर था उसको कहां पे ट्रांसफर करेगा? उसे बोन के पास ट्रांसफर करेगा।
ये काम किसने किया था? ये काम कौन सा हार्मोन कर रहा था? ये काम मैम कैल्सिटोनिन हार्मोन कर रहा था। और कैल्सिटोनिन जो सिर्फ 2% में बनता है, और कौन सी ग्लैंड? आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, कैल्सिटोनिन ने क्या किया? जो कैल्शियम खून के अंदर था और ज्यादा था, जो एक्सेस कैल्शियम था, उस एक्सेस कैल्शियम को कहां पर लेकर गई है? बोन के पास। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी हड्डी के पास कैल्शियम ज्यादा हो और आपके खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए। याद करो लास्ट क्लास मैंने कहा था, खून के अंदर जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का क्लॉट करवाता है, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो अगर आपके खून के अंदर कैल्शियम की कमी हुई तो आपके ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और अगर रक्त का थक्का नहीं जमा तो आपको ब्लीडिंग हुई, आपको कहीं चोट लग गई, तो आपको जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून आपका बाहर निकल रहा है, उस खून का बहाव कभी भी बंद नहीं होगा। तो एक जरा सिंपल सी बात मैं आपको समझा रही हूं कि आपके खून के अंदर भी कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहना चाहिए और आपकी हड्डियों के पास भी कैल्शियम सही मात्रा में रहना चाहिए, ना कम ज्यादा। तो बच्चा अगर किसी दिन आपके खून के अंदर कैल्शियम की क्या हुई? कमी हुई, और बोन के पास इस बार कैल्शियम क्या है? ज्यादा है, एक्सेस है। तो बच्चा जब हड्डियों के पास थोड़ा बहुत कैल्शियम एक्स्ट्रा पड़ा है और बच्चा आपके खून के अंदर कैल्शियम की कमी है, तब क्या होगा? तब आपका ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन निकलेंगे। और ये पीटीएच हार्मोन जो कैल्शियम किसी हड्डी के पास ज्यादा बड़ा था और खून में कमी थी, वो खून में लाकर छोड़ देता है, वो खून में लाकर छोड़ देता है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, है ना? ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को कहा जाता है काउंटरएक्ट हार्मोन। इन दोनों को क्या कहा जाता है? काउंटरएक्ट हार्मोन्स कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया कौन कौन से हार्मोन हैं जो एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन कहलाते हैं, विरोधाभास का मतलब है जो एक काम करता है उसी का जस्ट दूसरा काम करता है उल्टा। तो बच्चा जो काम कैल्सिटोनिन ने किया उसका जस्ट अपोजिट काम कौन करता है? आप बता देंगे बच्चा, वो करता है आपका पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन। तो ये ऊपर वाला काम कैल्सिटोनिन का था, इसका जस्ट उल्टा काम पीटीएच हार्मोन, बोले तो पैराथायरॉयड हार्मोन, बोले तो कॉलिप्स हार्मोन का है। तो ये दोनों हार्मोन हमारे ब्लड और हड्डियों के पास कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। जो कैल्शियम की मात्रा होती है हड्डियों के पास और खून के पास, उसको मेंटेन करने का काम दोनों हार्मोन्स का होता है। तो एक दूसरे के काउंटरएक्ट हार्मोन है, एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन कहलाते हैं, क्योंकि जो एक काम करता है उसका जस्ट अपोजिट दूसरा हार्मोन काम करता है, राइट? तो ये हमारी दो ग्लैंड्स हो चुकी हैं, दोनों आपको याद रखनी है, थायराइड एंड पैराथायराइड, जो दोनों कहां होती है? आपके गले में होती है। आप चलते हैं तीसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 3 नंबर पे आती है, पहले मैं छोटी छोटी करवा रही हूँ, बड़ी बाद में करेंगे। 3 नंबर पे आती है, उसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चा? थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्लैंड कहां होती है? मैं आपको लोकेशन पहले ही पढ़ा चुकी हूं। ये होती है हमारी चेस्ट में, ये हमारी चेस्ट कैविटी में होती है, छाती में होती है। कितनी होती है नंबर में? सिर्फ एक नंबर में एक ही होती है, हमारी चेस्ट कैविटी में, छाती में होती है। लड़कों में भी एक, लड़की में भी एक। और जब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, क्या करती है? करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप 25-26 साल के हो जाते हैं, मैं एक ग्राफ बना के आपको बताती हूं कि ये आपकी उम्र है 0 से 5 ईयर, ये फिर 5 से 25 ईयर्स, और 25-26 साल के बाद 25-26 साल के बाद इस ग्रंथि का आकार धीरे 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 ऐसे डिक्रीज होता जाता है। और जब आप 50-55 साल की उम्र में होंगे तो इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है? इकलौती ऐसी ग्लैंड है आपके बॉडी की, ये इकलौता ऐसा ग्रंथि है जिसका साइज उम्र के साथ आपका डिक्रीज होता है। तो लिख लीजिएगा, द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड इज डिक्रीजेस ऑन पासेस ईयर्स। थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ धीरे 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 धीरे
आपका कम होता जाता है। और ऐसा माना गया है जब आप 50-55 साल के हो जाओगे इस तरीके से तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। बूढ़े लोगों के अंदर थाइमस ग्लैंड गायब भी हो सकती है ना, या फिर उसका साइज बहुत छोटा हो सकता है। इकलौती ऐसी ग्लैंड है बच्चा जिसका साइज उम्र के साथ घटता है। कब? 25-26 साल के बाद घटना शुरू हो जाता है। और जब आप 5 से लेकर 25 साल तक हो तब इसका साइज मैक्सिमम रहता है। इसका आकार सबसे बड़ा रहता है इस उम्र में आपका। अभी आप लोग यही होंगे, आपके 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र चल रही होगी आपकी, तो इस उम्र में आपका थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो बहुत बड़ा है ना। बहुत बड़ा का मतलब ये नहीं है कितना बड़ा, नहीं, जितना होना चाहिए वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही आप 25-26 साल के हो जाओगे और 50-55 तक आओगे, ये ग्लैंड या तो गायब ही हो जाएगी या बच्चा इसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बना कि किस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ कम होता जाता है, घटता जाता है, तो वो कौन सी है? दैट इज थाइमस। वो थाइमस ग्रंथि है। अब बात करते हैं कि इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चा? थाइमोसिन। कोई टफ नहीं है याद करना, कर लोगे आप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है या कौन सी ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो आप क्या बताएंगे? थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। बात करेंगे इस हार्मोन के फंक्शन की, और इसे स्टार कर लीजिएगा बच्चा, क्योंकि इसका फंक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या काम करते हैं? एक हमारे बॉडी में एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं टी सेल्स। टी का मतलब होता है टारगेट। टी सेल्स को मैच्योर करने का काम करती हैं। टी सेल्स के मैच्योरेशन में काम आती हैं, मैच्योर करती हैं उनको। मैच्योर का मतलब क्या होता है बच्चा? जैसे अभी आप अडल्ट हो, छोटा बच्चा है वो इमैच्योर है, उसमें समझ नहीं है ज्यादा, है ना। और आप लोग क्या है? मैच्योर हैं। तो आप लोग बड़े हो गए, आप लोग मैच्योर हो गए हैं। ठीक वैसे ही टी सेल्स को मैच्योर करने का काम करता है ये हार्मोन। अब ये टी सेल्स क्या होती हैं वो यहाँ पर पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि व्हाट इज टी सेल। चलो बात करते हैं हमारे खून की। ब्लड में एक टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हम WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिका। और ये WBC क्या करते हैं? जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई इंफेक्शन आता है, किसी भी टाइप का कोई संक्रमण आता है, कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, उसको मार गिराती है। मैं मतलब एक लाइन में बोलूं तो हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। अगर आपके बॉडी में WBC ना हो तो भाई आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरक्षी तंत्र, रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल कमी आ जाएगी उसमें। और जब बात करते हैं बच्चा, इस WBC में बहुत सारे टाइप होते हैं और एक होता है लिम्फोसाइट्स। एक टाइप की WBC होती है लिम्फोसाइट्स। कौन सी बच्चा? लिम्फोसाइट्स। आगे पढ़ाऊंगी आपको ब्लड वाले चैप्टर में। जब बात करते हैं कि एक टाइप की WBC होती है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स दो टाइप की होती हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। अगली बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। इन लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? तो इन्फेक्शन से लड़ना, संक्रमणों से लड़ना और उनको मार गिराना। इन्फेक्शन क्या होता है? जो बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया है उसको मार गिराने का काम करती है लिम्फोसाइट्स। और जब बात करेंगे बच्चा, ये बी और टी लिम्फोसाइट कहां बनती हैं? ये किसका टाइप है? ये WBC किसमें? खून में। अगर मैं बोलूं खून कहां बनता है तो शायद आप सब लोगों का आंसर एक ही आएगा कि मैम खून बनता है बोन मैरो में। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उसके बीच में जो खोखला पार्ट पड़ा हुआ होता है उसे बोन मैरो या उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, उसी के अंदर आपका खून बनता है। तो मैं ये कहूं कि WBC या मैं ये कहूं लिम्फोसाइट्स या मैं ये कहूं बी और टी लिम्फोसाइट्स कहां बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो टी लिम्फोसाइट बना कहां? बोन मैरो में बन गया। और बनने के बाद ये टी लिम्फोसाइट हैं, ये आती हैं थाइमस ग्लैंड के पास, और थाइमस ग्लैंड के पास होता है थाइमोसिन हार्मोन। और यहां पर इनका मैच्योरेशन होता है, यहां पर ये मैच्योर होती है, यहां पे ये मैच्योर होती है। यहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से बाहर से कोई इंफेक्शन आता है उसके ऊपर अटैक करना है और उसको मार गिराना है। ये यहाँ पर मैच्योर होती है, इनका डेवलपमेंट होता है, इनका विकास होता है, इनकी ग्रोथ वृद्धि होती है। यहाँ पर ये मैच्योर होती हैं, यहाँ पे ये सीखती हैं किस टाइप से किसी इंफेक्शन के ऊपर अटैक करना है, किसी संक्रमण को मार गिराना है।
तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि बच्चा, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनती बोन मैरो में है और वो आकर मैच्योर कहां होती हैं, वो थाइमस ग्लैंड के अंदर जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो उनके मैच्योरेशन में हेल्प करता है, उनकी परिपक्वता में हेल्प करता है। जैसे आप बच्चे हो, बच्चा होता है छोटा बच्चा। अच्छा, पुराने जमाने में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने बच्चे को कहाँ भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में वो क्या करता था, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता था, तलवार बंदूकें चलानी सीखता था, है ना बच्चा। तो वो गुरुकुल से जब आता था तो वो मैच्योर होके आता था। आप छोटे बच्चे को स्कूल में भेजते हो, स्कूल में वो सब कुछ सीखता है। ठीक वैसे ही ये टी लिम्फोसाइट भी एक छोटा बच्चा है जो बना कहां पे, बोन मैरो में, और बनकर मैच्योर होने के लिए कहां पर आया, टी लिम्फोसाइट्स के पास। आपका कहां पर आई टी लिम्फोसाइट्स, आपके थाइमस ग्लैंड के पास आई। और ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, तो ये इन्फेक्शन को मार गिराती हैं। एक लाइन में बताऊं तो आपका इम्यूनिटी इंक्रीज करती हैं। क्या करती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इंक्रीज का सिंबल लगाया मैंने, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो अगर बच्चा, मैंने ये कहा कि 50 से 55 साल की उम्र में थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज हो गया या आपकी थाइमस ग्लैंड गायब हो गई, तो थाइमस ग्लैंड अगर गायब हो गई तो थाइमोसिन हार्मोन नहीं बनेगा। और अगर थाइमोसिन हार्मोन नहीं बना तो ये बताओ, क्या आपकी टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो पाएंगी? नहीं मैम। तो क्या टी लिम्फोसाइट इन्फेक्शन से लड़ेंगी? नहीं मैम। तो क्या आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा? नो मैम। यही रीजन होता है कि बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, बुजुर्ग लोगों का इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है। अगर किसी बुजुर्ग लोग को जुकाम हुआ है तो कम से कम 10 दिन उसको जुकाम रहता है, अगर बुखार हुआ है तो 10 दिन तक बुखार रहता है। क्यों? क्योंकि उनका टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो रहा है और उसका फर्क सीधा और सीधा उसकी इम्यूनिटी पे पड़ता है। अभी आप 20 से 25 साल की उम्र में हैं और आपके बॉडी में थाइमस ग्लैंड का साइज सबसे बड़ा है, मैक्सिमम साइज पे है वो, तो इसका मतलब वो थाइमोसिन हार्मोन भी ज्यादा बना रही है। जितना ज्यादा हार्मोन उतनी जल्दी टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही है, और जितना जल्दी टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा भाई साहब, उतना जल्दी आपका इम्यून सिस्टम भी तो स्ट्रांग होगा, है ना, आपका इम्यूनिटी भी तो बढ़ेगा। यही रीजन होता है कि आप इस उम्र में आप दवाइयां ना खाइए तो भी आपके जुकाम सर्दी सब ठीक हो जाता है 2 से 3 दिन के बाद, है ना। तो बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर होता है? एक रीजन उनका ये भी होता है क्योंकि उन लोगों के अंदर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर बनती है बेचारों में, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाती है। और जब मैच्योर नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचिए। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसका स्कूल नहीं भेजोगे तो वो कैसे दुनियादारी सीखेगा? वो मैच्योर नहीं होगा। अगर आप उसको गुरुकुल नहीं भेजोगे तो वो तलवार चलाना, वो अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीखेगा। ठीक वैसे ही अगर टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हुई तो किसी काम की नहीं है। तो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? थाइमोसिन हार्मोन, जो कौन बनाता है? थाइमस ग्लैंड। और ये टी लिम्फोसाइट जैसे जैसे मैच्योर होंगी वैसे वैसे आपकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना ही कम चांसेस होते हैं आपको कोई भी इन्फेक्शन से बीमारी होने के। तो अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखिएगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, कौन सा हार्मोन बनाता है, क्या काम करता है। एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ग्लैंड पे चलिए, अगली ग्लैंड पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे हम एड्रीनल ग्लैंड। 3 पढ़ लिया हमने, थायराइड, पैराथायराइड, और तीसरा आपका कौन सा पढ़ लिया है हमने? थाइमस। चलिए अब 4th लिखने वाले हैं यहाँ पर हम पेनक्रियास ग्लैंड। 4 नंबर पे हम कौन सी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पेनक्रियास, जिसे हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। हिंदी मीडियम वाला बच्चा अमाशय मत कर देना। अमाशय होता है स्टमक, पेट, पेट को हम हिंदी में अमाशय कहते हैं, जबकि पेनक्रियास को हम अग्नाशय कहते हैं। और जब पेनक्रियास की बात करते हैं ये कहाँ होता है, तो मैम आपने पढ़ाया था, मैंने डायग्राम भी बनाकर बताया था छोटा सा, कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये उदर गुहा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है। और बच्चा इसका काम क्या होता है? पेनक्रियास का क्या काम होता है, किस तरीके से, तो ये बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पेनक्रियास किस टाइप की ग्रंथि है हमारे शरीर की? ये हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि मैम ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। ये हार्मोन, जूस, एंजाइम सब कुछ बनाती है। पढ़ाई थी ना ये बात मैंने,
हाँ जी, ये बात पढ़ाई थी ना कि पेनक्रियास हमारे बॉडी का एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है। हाँ बच्चा, आज दोपहर में क्लास नहीं हो पाई थी पंकज जी, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज आंधी तूफान आया और इंटरनेट का वायर टूट गया था। फिर मैंने जैसे तैसे इंटरनेट ठीक करवाया है, तो अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। मैंने सोचा कि ऑफ करने से अच्छा है रीशेड्यूल करवा लूं क्लास, इसलिए मैंने आज आपकी क्लास इवनिंग में स्टार्ट करी है। ठीक है, क्लास होनी चाहिए। मैं इसलिए माफी भी मांग रही हूँ मैं आपकी कि भाई मेरी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। हो सकता है आपने इंतजार भी किया होगा, हालांकि मैंने टेक्निकल टीम से कमेंट डलवा दिया था, टाइमिंग भी चेंज करवा दी थी कि चलो बच्चा परेशान ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि इंटरनेट का वायर टूट गया है, तो इसमें बच्चा मेरा कोई, मैं तो चाहूंगी ना मेरी क्लास जल्दी हो, जल्दी आपका बैच फिनिश हो, है ना, मैं तो यही चाहूंगी ना। लेकिन कभी कभी मजबूरियां होती हैं बेटा, और उन मजबूरियों का अपन क्या कर सकते हैं, ना वो आपके बस की बात है ना वो मेरे बस की बात है। मेरे बस की बात ये थी कि मैं इस क्लास को ऑफ ना करके इवनिंग में ले लूं, वो मैंने करवा दिया, है ना। चलो आइए, फिर भी आप पंकज जी गुस्सा हो रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं आपका कोई टाइम नहीं है क्लास लेने का। मेरा बिल्कुल टाइम है, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैंने हमेशा आपके बैच में ऑन टाइमिंग ही क्लास ली है ना। आपके बैच की बात नहीं, मेरे हर बैच की बात है ये, मैं ऑन टाइम ही क्लास में रहती हूँ, लेकिन कभी कभार मजबूरी हो जाती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पेनक्रियास हमारे बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करता है। जब पेनक्रियास की बात करते हैं तो कुछ ऐसा पेड़ के पत्ते जैसा इस तरीके का ऑर्गन होता है। पेड़ के आजकल बहुत चल रहा है पेनक्रियाटिक कैंसर, आपने सुना होगा, मनोहर पारीकर पेनक्रियाटिक कैंसर से मर गए थे, याद है आपको। बहुत अच्छे नेता थे, बहुत पढ़े लिखे नेता थे मनोहर पारीकर। बड़े बड़े एमपी एमएलए को आजकल पेनक्रियाटिक कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो पेनक्रियाटिक कैंसर यहीं पे होता है बच्चा, पेनक्रियास के अंदर। जब पेनक्रियास की सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाता है, जिसके रिजल्ट में उन लोगों को कैंसर हो जाता है, इसी को पेनक्रियाटिक कैंसर कहा जाता है। बहुत खतरनाक होता है पेनक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, ब्लड कैंसर, ये कुछ खतरनाक कैंसर होते हैं जिनका मालूम ही आपको लास्ट स्टेज में पता लगता है। जब इंसान के पास लास्ट स्टेज है तभी उसको कुछ मालूम लगता है, खैर आपको बताएंगे कैंसर वाले चैप्टर में। तो इस तरीके का आपका पेनक्रियास है, लीफ जैसा। और इस पेनक्रियास की जब डिस्कवरी की बात करते हैं, जब इसकी खोज की बात करते हैं, तो बच्चा पेनक्रियास की खोज की थी लैंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने, लैंगर हेंस नाम के साइंटिस्ट ने पेनक्रियास की खोज की थी, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस पेनक्रियास के अंदर टोटल 4 टाइप की सेल्स हैं। भाई ऑर्गन है, ऑर्गन किससे बनेगा, सेल से बनेगा। तो पेनक्रियास के अंदर कितने टाइप की सेल्स हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेनक्रियास के अंदर टोटल 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहले इनके नाम लिखते हैं फिर आपको बताएंगे आगे की बातें। पेनक्रियास के अंदर टोटल 4 प्रकार की सेल्स होती है। पहली को बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरी को बोलते हैं बीटा सेल, तीसरी को बोलते हैं डेल्टा सेल, और चौथी को बोलते हैं एफ सेल। तो पेनक्रियास के अंदर कुल 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जब बात करते हैं अल्फा बीटा डेल्टा की, ये जो तीनों होती हैं, ये तीनों बनाती हैं हमारे बॉडी में हार्मोन। ये तीनों क्या सिक्रीट करती हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हमारे शरीर में हार्मोन का श्रावण करती हैं। अब हार्मोन बनाने वाली को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन बोलते हैं। तो पेनक्रियास का ये वाला हिस्सा किसकी तरह काम करेगा, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम करेगा। और ये जो एफ सेल होता है ये बनाता है जूस, ये पेनक्रियाटिक जूस, और उस जूस के अंदर होते हैं एंजाइम्स। अब मैंने पढ़ाया था कि जूस और एंजाइम बनाने वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। भैया ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं मैं, उसे हम बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह जानते हैं। एक बार फिर से सुनो कि पेनक्रियास के अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा एफ। अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन सिक्रीट करती है और हार्मोन बनाने वाली को एंडोक्राइन कहते हैं। और जो एफ सेल होती है वो जूस बनाती है, उस जूस के अंदर एंजाइम भी होते हैं, और जूस और एंजाइम बनाने वाले को एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो ये बताओ जरा बोर्ड पे देख के कि पेनक्रियास ने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का काम करा, और ऐसी ग्रंथि जो दोनों की तरह बिहेव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, उसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं।
इसीलिए तो मैंने पढ़ाया कि पेनक्रियाज इज नॉन एज मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज को हम मिश्रित ग्रंथि की तरह कहते हैं। पेनक्रियाज को हम मिश्रित ग्रंथि मानते हैं हमारे शरीर का। क्यों? क्योंकि मैम ये तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है बच्चा, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पेनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन की तरह काम करती हैं, तो एक्सोक्राइन की तरह कौन सी करती हैं? एफ सेल। और कौन कौन सी सेल्स हैं जो एंडोक्राइन की तरह काम करती हैं? तो एंडोक्राइन की तरह अल्फा, बीटा, डेल्टा। और ये जो बीटा होती है ये मैक्सिमम होती है, ये सबसे ज्यादा होती है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पेनक्रियाज में किस टाइप की सेल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा होती हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी हो गई? बीटा सेल्स हो गई, राइट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एफ सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि भैया मैम हम तो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब एंडोक्राइन की तरह जो काम करेगी उसी के बारे में तो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, डेल्टा। और ये जो अल्फा, बीटा, डेल्टा है इनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेनक्रियाज की खोज की थी, और खोज की इसलिए इनका नाम पड़ गया यहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे दुनिया मेरे नाम से याद करे, मुझे मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो भाई आपने कितना बड़ा खोज किया है पेनक्रियाज का, तो आपने अपनी सेल्स का नाम अपने नाम पे रख दिया। आपने रख दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है? वो आता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस ऑर्गन से रिलेटेड हैं। तो आप क्या बताएंगे? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पेनक्रियाज से रिलेटेड हैं, अग्नाशय से रिलेटेड हैं, राइट। तो अब बात करेंगे अल्फा कौन सा हार्मोन बनाती है, बीटा कौन सा और डेल्टा कौन सा। अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? पहले मुझे वो बताइए। पहले मुझे ये बताइए कि अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है पेनक्रियाज से? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पेड़ के पत्ते जैसा होता है, 4 टाइप की सेल्स होती हैं, 3 टाइप की सेल्स हार्मोन बनाती हैं, 1 टाइप की सेल्स जूस या एंजाइम बनाती हैं। और बच्चा जो अल्फा, बीटा, डेल्टा होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आप बताएंगे बीटा सेल्स होती है, और बड़ी फेमस है बीटा सेल्स। अभी बात करेंगे क्यों है फेमस, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो सबसे पहले लिख डालो बीटा सेल्स, नीचे लिखो वापस से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा सेल्स के बारे में। और पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन। नाम सुना होगा ना इंसुलिन का, बहुत फेमस है बच्चा। अब कहोगे मैम हार्मोन भी फेमस होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, क्यों नहीं होते। इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है कौन? पेनक्रियाज की बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा भी होती हैं, मैक्सिमम होती हैं ये। और बच्चा ये जो इंसुलिन है इसकी खोज पूछी जाती है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसकी खोज जिन साइंटिस्ट ने की थी उनको नोबेल प्राइज मिला था। और किसने खोज की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। 2 साइंटिस्ट थे, बेंटिंग एंड बेस्ट, जिन्होंने मिलके इंसुलिन हार्मोन की खोज की। खोज का मतलब उसके फंक्शन को समझाया लोगों को कि भाई ये इंसुलिन हार्मोन है, इसका ये काम होता है, ये कम हो गया तो ये हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और ये पैनक्रियाज की बीटा सेल बनाती है। ये खोज किसने की? ये खोज की आपके बेंटिंग और बेस्ट ने, राइट। अब बात करेंगे कि जो इंसुलिन है ये क्या काम करता है। बहुत सुना होगा फलाना इंसान का शुगर बढ़ा हुआ है, फलाने इंसान को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, बहुत बार आपने सुना होगा। आज मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। अब हार्मोन आप जानते हैं हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करता है, वो मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, राइट। इंसुलिन क्या करता है? जब आपके खून के अंदर एक्सेस शुगर हो जाए, हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाए, और मैंने आपको शुगर के बारे में पढ़ाया था कि हमारे खून में जो शुगर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। बताओ बताया था या नहीं बताया था? मैंने कहा था ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ये बात पढ़ाई थी ना। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर, रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
बिल्कुल जानते हैं। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कहां पर ग्लूकोज, कहां पर, ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए, इसीलिए ग्लूकोज क्या है, शुगर है, पढ़ा चुकी हूं, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। तो जब आपके खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, तो उस एक्सेस शुगर को, मतलब उस एक्सेस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में बदलना, किसका काम होता है, ये काम होता है इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, फिर से सुनिए, जब आपके खून के अंदर शर्कराओं की मात्रा में वृद्धि हो जाए, जब आपके खून के अंदर शर्करा है, कार्ब्स हैं, वो ज्यादा हो जाए, और खून के अंदर जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज होता है, तो हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो ज्यादा हो जाए, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है और वो इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये किसने करा, ये इंसुलिन हार्मोन ने काम करा। इसका मतलब मैम, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसके लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन हमारी रक्त शर्करा को मेंटेन करने का काम करता है, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या काम करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। तो ज्यादा ग्लूकोज था, इंसुलिन आया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल गया, और अब ये ग्लाइकोजन ज्यादा है, भाई ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का ही रूप है, ग्लूकोज का ही रूप है जिसे ग्लाइकोजन कह रहे हैं, और ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है आपके लीवर में, आपके यकृत में। तो बच्चा, इंसुलिन ने क्या करा, आपकी ज्यादा मात्रा की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब मान लो कि किसी भी इंसान के शरीर में ये इंसुलिन है, इसकी कमी हो जाए, मान लो किसी फलाना इंसान के शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, कमी हो जाए। भाई जब इंसुलिन की कमी हो गई, अब इसका कारण क्या हो सकता है, या तो आपका पेनक्रियास खराब हो गया, पेनक्रियास की बीटा सेल खराब हो गई, या इंसुलिन किसी भी कारणवश आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो इंसुलिन की कमी, इसका मतलब आपके ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल आपका ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, बताओ, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंसुलिन सही है तब तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल दे रहा है। तो अगर बच्चा इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। आपके ब्लड के अंदर जब आप शुगर लेवल चेक करोगे तो भाई साहब वो शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा आएगा, और जब बहुत ज्यादा आएगा उस स्टेज को नाम दिया जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। और बच्चा, अगर बहुत ज्यादा दिन तक आप इसी स्टेज में रहते हैं, कौन सी में, हाइपरग्लाइसेमिया में, तो आगे चलकर आपको क्या हो जाता है, आपको डायबिटीज हो जाता है। आपको क्या हो जाता है बच्चा, डायबिटीज हो जाता है, आपको मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से आपको शुगर, या आपका शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, और बहुत दिनों तक अगर शुगर लेवल ज्यादा रहा तो आपको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज हो जाएगी आपको, सिंपल सी बात है। अगर डायबिटीज से बचते रहना है तो इंसुलिन को सही मात्रा में निकलना बहुत जरूरी है। अगर डायबिटीज से बचते रहना है, इंसुलिन का सही मात्रा में बनना जरूरी है। तो इंसुलिन की कमी, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा, तो हाइपरग्लाइसेमिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आना। आपने कभी अपना शुगर चेक करवाया है, शुगर दो टाइप से चेक करते हैं, एक तो खाली पेट, जब आपने कुछ नहीं खाया तब शुगर की मात्रा को लिया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा को, हल्का सा आपका खून निकालते हैं, ग्लूकोमीट्रिक डिवाइस होती है, वो बहुत आसानी से आपके खून के अंदर ग्लूकोज लेवल बता देती है। एक खाना खाने के बाद, वे खाने में आप शुगर खाओगे ना भैया, तो खाना खाने से पहले आपका अलग रीडिंग आएगा खाली पेट, और खाना खाने के बाद अलग आएगा, क्योंकि खाना खाने में आप अप्रोक्स 150-200 ग्राम तो शुगर खाई जाओगे, तब वो कितना वैल्यू बढ़ा रहा है आपका जाके। तो मैं ये बताना चाह रही हूं एक सिंपल सी बात कि अगर इंसुलिन की कमी तो शुगर लेवल ज्यादा, शुगर लेवल ज्यादा तो हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज, और हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज अगर बहुत दिनों तक रहेगा तो आपको आगे चलकर डायबिटीज। डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, और जो इंसुलिन की कमी से होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, वो यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है इस स्टेज को। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात आपको आसानी से, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, एग्जाम में आए तो आप क्या बताएंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, या दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन कौन बनाता है,
बीटा सेल। किसकी बीटा सेल? आप बताएंगे बच्चा, पेनक्रियाज की बीटा सेल। तो अगर आपको पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया या पेनक्रियाज खराब हो गया आपका, तो क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो भाई आपको बाय डिफॉल्ट डायबिटीज तो हो ही जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा। अब मैम शुगर लेवल कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बिफोर फास्टिंग एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपके शुगर का लेवल कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इस पे बात करेंगे हम कल। इस पे बात करेंगे हम कल। आज थोड़ी 40 मिनट की ही क्लास हो पाएगी आपकी, क्योंकि अभी मेरी एक क्लास और है और उससे पहले थोड़ा सा मुझे पीपीटी वगैरह का काम भी देखना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। कल हमारी 2 बजे क्लास होगी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी अल्फा सेल, और इसके बाद डेल्टा सेल, फिर एड्रिनल ग्लैंड, कल पेनक्रियाज तो हो जाएगा, एड्रिनल भी हो जाएगा। मुझे लगता है परसों आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों हो जाना चाहिए, क्योंकि कल 4, 5, 6, कल 6 ग्लैंड पढ़ लेंगे, हो जाएगा, परसों हो जाना चाहिए कंप्लीट। थोड़ी सी बड़ी है, हाइपोथैलेमस और आपकी जो पिट्यूटरी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, उनको पढ़ाने में पूरा एक क्लास लगेगा। ठीक है, चलो ओके। आप कुछ बच्चों के डाउट, मैम ओनली पेनक्रियाज ही मिक्स ग्लैंड है क्या? नहीं मिस्टर शंकर, देखो जो किडनी होता है ना, उसको भी हम मिक्स ग्लैंड में काउंट करते हैं, किडनी को भी हम मिक्स ग्लैंड में काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी तो बस यही कहता है कि भाई आपको पेनक्रियाज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलो। हाँ सुरेंद्र पाल, वो एकदम बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास की यूट्यूब वाली। चलो फिर कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए बहुत